बीजेपी के सबसे सीनियर, बेबाक और तजुर्बेकार लीडर कल्लाद मिश्र साहब हमारे साथ हैं। साबिक मरकजी वजीर रह चुके हैं, अपनी बात को हमेशा ही बेबाकी से रखते हैं। सर, कैसे हैं आप? सब आप सबों की कृपा है, परमेश्वर की। किस तरीके से आपको लग रहा है इस वक्त जो मुल्क की सियासत चल रही है, जो राजनीति चल रही है, उसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, आज़ादी के बाद इस समय एक ऐसी सरकार आई है, एक ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में सरकार चल रही है जो व्यक्तित्व इतना ऊर्जावान है, इतना सक्षम है और इतना हर विषयों के बारे में जानकारी रखने वाला है, जो जनता की आम समस्याओं को समझकर उसके अनुरूप योजना बनाकर कार्यान्वित करने की दिशा में लगातार जनता से संवाद स्थापित करके फीडबैक ले रहे हैं, जनता के बीच में जाकर भी फीडबैक ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी फीडबैक ले रहे हैं। ये पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसने ज़मीनी स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया है। प्रधानमंत्री जी विश्वास के साथ जनता के प्रति कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखते हुए कैसे प्रभावी तौर पर लागू हो सके जिससे जनता लाभान्वित हो, चाहे गरीब हो, गांव की रहने वाली जनता हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसी वर्ग और संप्रदाय के हों, सबके मन के अंदर एक विश्वास का भाव और सबका साथ सबका विकास नारा जो मंत्र के रूप में स्वीकार किया है, ये लोगों के अंदर ले जाने में प्रधानमंत्री ने सफलता प्राप्त की है। बहुत सारी बातें आपने कही। आपने कहा है कि हर एक वर्ग जो है वो खुशहाल है और वो इस बात से खुश है कि उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो जो ऑलराउंडर है। लेकिन इसी मौके पर दलित वर्ग भी यहीं पर है और ऐसी इमेज बन रही है बीजेपी की या मोदी हुकूमत की। मोदी हुकूमत और बीजेपी दोनों ही एंटी दलित हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं या इसमें कुछ सच्चाई आपको नजर आती है? मैं ये नहीं मानता हूँ मोदी जी दलित विरोधी हैं या सरकार दलित विरोधी है, ये कहना सरासर अन्याय होगा। मैं इतना कह सकता हूं कि स्थान विशेष में जो इतने वर्षों से एक लोगों की मनस्थिति बनी हुई थी, उस मनस्थिति के परिणाम स्वरूप जो दलितों का उत्पीड़न, दलितों का शोषण, गरीबों का शोषण किया जा रहा था, उसके ऊपर जब कुठाराघात प्रारंभ हुआ है तो ऐसे तत्व जो उदंड और बदमाश समाज के अंदर हर प्रकार के उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, उनको लगने लगा है कि ये तो जो भी वो किया करते थे, अनेक प्रकार का प्रताड़ना देते हुए कार्य करवाया करते थे, शायद नहीं करा पाएंगे, तो और भी थोड़ा गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं लेकिन सरकार की तरफ से हर प्रकार की जहां भी इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, त्वरित कार्रवाई करने में विलंब नहीं किया जा रहा है। तो ये करता कौन है सब? ये क्यों ऐसी इमेज बन गई है आपकी पार्टी की कि कोई भी घटना होती है तो ऐसा कहते हैं कि बीजेपी हुकूमत है इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई भी घटना होती है तो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के लोग करा रहे हैं, चाहे वो गुजरात के ऊना का मामला हो और अभी कुछ दिन पहले ही एक दलित, गुजरात में ही एक दलित जो युवा है वो घोड़े पर चढ़ रहा था, उसका मर्डर कर दिया गया। राजस्थान से वैसे ही घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में पिछले साल सहारनपुर में क्या हुआ था वो आपके सामने है, ऊना की घटना आई है, जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी इमेज क्यों बन रही है सारी? है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देखिए, ये इन प्रकार की घटनाएं पूर्व में चलती थी, लेकिन पूर्व में चलती थी, इस समय चल रही है तो इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। पूर्व में चलती थी, वो लिंक बना हुआ है। हमारी सरकार हर स्तर पर उसको रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ उदंड ताकतें हैं, असामाजिक ताकतें हैं जो उपद्रव कर रही हैं, उनको भी हम दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन स्थानों के बारे में आप घोषणाएं आपने अभी गिनाया है, उनको भी दंडित करने की कोशिश किया है और जिन्होंने बीजेपी के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश की, कदापि बीजेपी के रहे नहीं हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, प्रभावी कार्रवाई हुई है। हाँ, लेकिन जहां सर बीजेपी की पार्टी की हुकूमत है, जिन स्टेट्स में, सेंटर को छोड़ दीजिए, वहां ये घटनाएं ज्यादा क्यों हो रही हैं? नहीं, घटनाएं तो सब तरफ हो रही हैं। घटनाएं सब तरफ हो रही हैं, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश ये हो रही है कि समाज के अंदर सामाजिक समरसता का स्वरूप स्थापित हो सके, जो इसमें बाधा पैदा करेगा,
जो दलितों का उत्पीड़न करेगा, जो दलितों का शोषण करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, उनकी टीम कदापि माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, न माफ़ करेगी। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी ताकतों को हम नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं और साहब। ज़्यादा आपने इमेज की बात बताई, ये तो बाकी के दल के लोग इतना बुरी तरह से दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वो सफल नहीं हो रहे हैं कि ये तो दलित विरोधी है, यहाँ किया। लेकिन अगर गहराई में जाइए तो किन किन लोगों के द्वारा दलितों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, अगर इसको गहराई से देखेंगे तो उसमें और भी कई चीज़ें प्राप्त होंगी। आप एक चीज़ मानते हैं साहब कि कुछ गलतियां जो हैं वो अफसरान भी कर देते हैं। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा कि पुलिस की भर्तियां चल रही थी और जो दलित वर्ग के नौजवान थे, जो अभ्यर्थी थे या जो कैंडिडेट्स थे, उनके सीने पर जो है वो लिख दिया गया SC ST, उसको लेकर के बवाल मचा। तो ये इस तरह का कि मतलब जो है कैटेगराइज कर देना, ये आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है? ये गलत है। मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। और जो भी अधिकारी इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है, उनसे स्परेशन कार्ड भी किया जा रहा है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के नाते भी दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है इसका जबरदस्त विरोधी हूँ मैं। जो भी दलित उत्पीड़न करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनके विरुद्ध जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पक्ष का हूँ मैं। और उस हिसाब से सरकार भी इस दिशा में सोचकर दलित उत्पीड़न न होने पाए, इसलिए दलितों के उत्थान के लिए भी, नौजवान दलित महिलाओं के लिए भी वो आत्मनिर्भर हो सके, इस प्रकार की योजनाएं भी बनाई हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम भी दिए हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया का कार्यक्रम दिया। आप कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है उसका ये काम है और वो ये कर रहा है। मान लिया कि वो ये कर रहा है और उसमें कुछ कामयाब भी हो रहा है, अगर ये इमेज बन रही है, आपको लगता है कि ये हुकूमत के सामने भी और पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौती है इस इमेज को ख़त्म करना, क्योंकि 2019 आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। ये बात जो इमेज बनाने का लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रारंभ से ही बीजेपी, जब इसके पहले जनसंघ था, जनसंघ के बारे में भी इस बात की बातें बोली जाती थी। तो ये पहले से कुछ लोगों की धारणा बनी हुई है कि वो चीज़ हो रही होगी तो जरूर ये हो रहा होगा, क्योंकि वो मान के चलते थे कि जनसंघ या बीजेपी ये सवर्णों की पार्टी है। सवर्णों की पार्टी है, ये मानसिकता अभी तक बनी हुई है। और सवर्णों की पार्टी है तो उसमें भी कोई भी सवर्ण अगर किसी प्रकार का इस प्रकार का गड़बड़ करता था तो उनको लगता था कि बीजेपी वाला होगा या जनसंघ वाला होगा। सर अभी बस मैं रोक रहा हूँ आपको, उन्नाव में जो कुछ हुआ, गैंग रेप हुआ, जिसके ऊपर इल्जाम था उसको बचाने की कोशिश की गई, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। वो भी मैं बता रहा हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ, इसीलिए ये सब सवाल उठते हैं। नहीं, उस पर भी मैं आता हूँ, केवल एक उन्नाव की घटना देने की जरूरत नहीं है, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तो एक धारणा बनी हुई थी, हमने उस धारणा को नेस्तनाबूद किया है, क्योंकि चुनाव में भी और प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के अंतर्गत भी दलितों के हित के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने काम किया, अब आरक्षण में रिजर्वेशन माने जो जी हाँ प्रमोशन में जो है जी जी जो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में हुआ था। इसी ढंग से दलितों के उत्थान के लिए और भी कई कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के जमाने में लिए जा रहे हैं। तो कार्य की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्व की धारणा जो बनी हुई है उस धारणा को ही कुछ लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं। वो आपका पीछा कर रही है, वो अब किंचित मात्र रह गई है। क्योंकि सब लोगों को लगा है कि सभी वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रबल बहुमत दिया, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, और प्रबल बहुमत के आधार पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उस दिशा में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। लगातार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चाहे बड़ी सभाएं होंगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग होगा, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, रेडियो कॉन्फ्रेंस, माने सबके दृष्टि से भी, हर दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी आम जनता को जागरूक कर रहे हैं और उनकी टीम भी, पार्टी भी उस दिशा में बड़ी तेजी से लगी है। स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो दलितों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, इस दृष्टि से उनके घरों पर जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं और साथ साथ सबोध भी कर रहे हैं। तो हर दृष्टि से दलितों के मन के अंदर कुछ लोगों का अगर भाव पैदा किया मैं सब पुरानी घटना तो का समाप्त किया जाए। पुरानी घटना का जिक्र करूंगा। आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो दलितों के घर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ खाना भी खाते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं। लेकिन जब पिछले साल
योगी साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब दलित के घर गए थे तो पहले ही साबुन भिजवा दिया, पहले ही शैम्पू भिजवा दिया था वहाँ पर, और पहले ही जो है सोफे वगैरह भिजवा दिए थे। तो ये भी चीज़ें हुई हैं साहब, इसीलिए जो है इमेज बनती है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको देख करके या जिनको जो है वो जब लोगों के सामने आते हैं उनको उन एग्जाम्पल्स को सामने रख करके इमेज फिर और ज़्यादा गहरी हो जाती है। देखिए, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, हाँ, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, सामान्य से मूल भाव में जाना चाहिए। ठीक, मूल भाव ये है कि हम दलितों के मन के अंदर अगर कहीं ये धारणा बनी है कि हम मूल धारा के साथ नहीं हैं, उसको समाप्त करने की दिशा में हमारा प्रयास है। ठीक। और हमने जो एक नारा लगाया है सामाजिक समरसता का, सही माने में उसको व्यवहारिक स्वरूप देना चाहते हैं और उसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कहीं कुछ शोभा भेज दिया या कर दिया, मैं समझता हूँ कि ये इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, इसको साथ जोड़ना ठीक है सर। मुल्क में अलग अलग तरह की चीज़ें वो हो रही हैं, सियासत भी हो रही है, दूसरे काम भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन इस सब के साथ एक बहुत बड़ी बुराई है जो अलग तरीके से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले जो रेप हैं, जो गैंग रेप हैं, उनकी तादाद बढ़ी है। आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी बुराई है, इसको ख़त्म करना, इससे निपटना हुकूमतों के सामने, अलग अलग सूबाई हुकूमतों के सामने और केंद्र सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्य है जी, ये सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए केवल कानून ही पर्याप्त नहीं होता है। कानून तो इसलिए होता है कि भाई अगर कड़ाई के साथ पालन किया गया तो लोगों के अंदर भय पैदा करेंगे, लेकिन इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता भी स्थापित करनी पड़ेगी। और सामाजिक जागरूकता स्थापित करने की दिशा में भी जगह जगह लोगों के बीच में जाना होना चाहिए, लोगों से वार्ता करनी चाहिए, लोगों को एहसास कराने का प्रयास करना चाहिए कि ये बेटी भी अपने परिवार की है, ये बहू भी अपने परिवार की है, हमारी ही बेटी जैसी है। ये भाव क्रमशः जागृत होगा और उनको साथ में लेकर चलने की पारिवारिक भाव से जब तक मानसिकता नहीं स्थापित होगी तब तक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। कानून के माध्यम से भय जरूर पैदा किया जा रहा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर उस प्रकार का सम्मान, महिलाओं के प्रति सम्मान, जो हम पहले एक बार कहा करते थे, जत्र नारेस पूजनते रमनते तत्र देवता, ये भाव जब तक नहीं आएगा, सबके मन में नहीं आएगा, हाँ, तब तक शायद नेस्तनाबूद करने वाली बात जो आप कह रहे हैं शायद ना हो पाए। जब रेप जैसे इतने जघन्य अपराध को भी अगर उसमें उसके अंदर भी कम्युनल एंगल जब ढूंढने लगते हैं लोग, जब उसमें भी हिंदू मुसलमान देखने लगते हैं, जब उसमें भी दलित या फिर दूसरा वर्ग देखने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ये समाज के लिए जागने का वक्त है, ये हुकूमतों के लिए जागने का वक्त है, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके लिए जागने का वक्त है? ये देखिए, जो भी इसमें सांप्रदायिकता या बिरादरी या वर्ग देखते हैं वो समाज के हित चिंतक नहीं हो सकते। हाँ, वो समाज की बुराई को दूर करने की दिशा में कभी सहयोगी नहीं बन सकते। और ऐसे लोगों से अपेक्षा करना जो समाज को सामाजिक सद्भाव के आधार पर आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति मैं निंदा करता हूँ और उनकी भर्त्सना करता हूँ, जो रेप में भी सांप्रदायिकता देखते हो, जो उत्पीड़न में भी सांप्रदायिकता देखते हो। ये उनकी मानसिक असंवेदनशीलता प्रकट करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बताइए साहब, जो दलित वर्ग है उसकी आपने बातें रखी बहुत सारी, आपने कहा कि हुकूमत उनके खिलाफ नहीं है, ना ही पार्टी है, ये कुछ ऐसी कुछ इमेज थी। लेकिन माइनॉरिटी जो तबका है, जो खासतौर से मुस्लिम तबका है, वहाँ पर भी ये कन्फ्यूज़न है। उनको लगता है कि मोदी हुकूमत सबका साथ सबका विकास के नारे की बात कर रही है, योजनाएं भी चला रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद बार बार ये बयान देते हैं कि वो सबके साथ हैं, वो मुस्लिम तबके के साथ भी हैं, मुस्लिम तबके को लेकर, इस्लाम मज़हब को लेकर कई बार उनके पॉजिटिव बयान भी आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस वर्ग के अंदर भी ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका मुगालता कह लीजिए या उनको जो है गलतफहमी कह लीजिए या उनका हो सकता है भरम है या सच्चाई है, उनको लगता है कि मोदी हुकूमत उनके भी खिलाफ है। आप बताओ मुझे, हाँ, कि इतने वर्षों की जो विष बोने की कोशिश की गई है लोगों के द्वारा, जो जहर फैलाया गया है बीजेपी के खिलाफ जी, एक बुराई पैदा करने के लिए, इतने जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं लगती है। लेकिन अपने आचरण व्यवहार से उस जहर को हम समाप्त कर रहे हैं। उस जहर को भी हम
शिव के समान ग्रहण कर रहे हैं, ताकि जहर को ग्रहण करने के पश्चात भी यह सांप्रदायिक तनाव, ये सांप्रदायिक दूरियां हम दूर करेंगे और सबके मन के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी भाषण करते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, तो 125 करोड़ की बात कहते हैं। वो कुछ लोगों की बात नहीं कहते, कुछ भारतीय की बात नहीं कहते। 125 करोड़ कहने की क्या जरूरत है? तब उसके बाद सबका साथ सबका विकास कहते हैं। 125 करोड़ लोगों में वो फिर पंथ में हो, संप्रदाय में हो, वर्ग में हो, वो एक व्यवस्था का पक्ष है, लेकिन सब 125 करोड़ एकजुट है। नरेंद्र मोदी जी के कहने का तात्पर्य 125 करोड़ अर्थात एकजुट और अपने अपने आधार पर जो धार्मिक कृत्य या कर्मकांड करते लोग हैं, वो संप्रदाय पंथों के आधार पर करते हैं, उसमें सद्भाव पैदा हो, ये हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है। और उस कोशिश के दौरान आपने देखा होगा, चाहे विकास का काम होगा, चाहे किसी तरह का कानून होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर तरीके से साथ मिलाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री जी हमेशा मुस्लिम महापुरुषों का भी नाम लेते हैं, रमजान की बधाई देते हैं, ईद की बधाई देते हैं, दीपावली की और दशहरा की बधाई देते हैं। तो इस आधार पर वो तो सबको साथ में लेके चल रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर लगातार कहते हैं, उनकी जो जितनी भी स्पीचेज हैं, जितनी भी तकरीरें होती हैं, उसमें भी वो कहते हैं, वक्त पड़ने पर वो पैगाम भी देते हैं, एक मैसेज भी देते हैं लोगों को। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पार्टी के ऐसे नेता हैं, आपकी यानी मोदी हुकूमत की कैबिनेट के भी 1-2 मिनिस्टर ऐसे हैं जो ऐसी बयानबाजी करते हैं, चाहे वो बिहार से हों चाहे उत्तर प्रदेश से हों, नाम लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसी बयानबाजी करते हैं जो चुभती है मुस्लिम वर्ग को। कई बार पाकिस्तान भेज दिया जाता है, कई बार उनको जो है सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं कि आप जो है आप देशभक्त हो कि नहीं हो। तो कुछ लोग जो है वो पलीता लगा देते हैं प्राइम मिनिस्टर की कोशिशों को। एक तो देखिए, व्यक्तिगत आधार पर कोई विचार व्यक्त करता है तो पार्टी का और सरकार विचार नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी के अंदर इस प्रकार के बयान देने वाले जो भी लोग होंगे, सबको स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बुलाकर उनको आवश्यक निर्देश भी दिए जाते हैं कि इस बार की बातें नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो पता है, सामूहिक बैठकों में भी, मंत्रिमंडल की भी बैठक होती थी, तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहा करते हैं कि अपने द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं होना चाहिए जिसके कारण समाज के किसी वर्ग के अंदर किसी भी प्रकार का अन्यथा भाव पैदा हो। हमेशा तो इंडिविजुअल कुछ लोगों के द्वारा चीज़ें होती हैं, उसको हम कोई पसंद नहीं करते हैं, न सरकार और न ही पार्टी उसको मान्यता देती है। आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और लगातार वहाँ पर आप सियासत करते रहे हैं, पूरे मुल्क की सियासत में आप एक्टिव रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश। अभी योगी हुकूमत को 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, अभी कुछ बच्चों का एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ और उसमें बच्चों की जान चली गई। चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गलत टोन में बात कर गए। उन्होंने कहा कि आप नौटंकी बंद कीजिए। अब आप बताइए साहब, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर ऐसी बात करेंगे, ऐसे बयान देंगे, वो भी ऐसे सेंसिटिव मौके पर, तो क्या पैगाम जाएगा, क्या जो है मतलब मैसेज जाएगा? देखिए, शब्दों पर मत जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ शब्दों पर मत जाइए। आप इस पर क्यों नहीं जा रहे हैं कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं कि जहाँ हादसा हुआ 6:45 7 बजे और 9:30 बजे मुख्यमंत्री पहुँच गए वहाँ। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिसमें 13 बच्चों की जान गई। मुख्यमंत्री वहाँ गए, सारी चीज़ें देखा उन्होंने, निर्देश दिया, बहुत बड़ी पब्लिक इकट्ठी हुई। कुछ लोगों ने, जो बाकी के कुछ बंधुगण हमेशा जो विरोध करते रहते हैं, उन्होंने नारेबाजी बिना मतलब की। तो ये सारी नारेबाजी, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्देश देकर आवश्यक सारी बातें करके जनता को, जो भी ये हादसा के कारण एक जबरदस्त भय पैदा हुआ था, वो कैसे दूर हो, प्रशासन को चुस्त किया, सारी चीज़ें आगे की कार्रवाई बढ़ी, ये सारा किया उन्होंने। हम इस पर क्यों नहीं जाते? कोई शब्द में कोई बात आ गई, अब बोल दिया तो उसी एहतियात बरतनी चाहिए कि नहीं? नहीं, मेरा ये कहना है, हाँ। मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग के द्वारा अगर बात ही ज़्यादा नहीं जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए कि हमें मूल भाव पर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की अगर नीयत खराब होती, मुख्यमंत्री की जनता के प्रति अगर सोच खराब होती, तो क्यों आ जाती? ये बताइए, मरकज़ की मोदी हुकूमत इसी महीने 4 साल पूरे कर रही है और आप भी 3 साल से ज़्यादा उसका हिस्सा रहे हैं, उस हुकूमत का।
किस तरीके से देख रहे हैं 4 साल को, चूंकि 4 साल की बिना पर ही 5वां साल आएगा और फिर 2019? ये 4 साल ने आम जनता के मन के अंदर ये विश्वास पैदा किया है कि इतने वर्षों के कुशासन के पश्चात भी, जहां पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि बजट का 100 में से केवल 15 गरीब जनता के पास पहुंचता है। ये पहली बार जनता को लगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल के माध्यम से बिचौलियों को, जिनके माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ का हमेशा नुकसान हुआ किया करता था, उनको समाप्त कर डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा पहुंचा दिया। लोगों की सब्सिडी जाती लोगों के खाते में सीधे पहुंचता है। ये पहली बार हुआ। गांव में अभी हम लोग गए थे तो लोग साहब खाते में हमारे आ गया है, बिचौलिया नहीं रहा। ये बहुत बड़ी चीज हुई है। ये बहुत बहुत बड़ा विश्वास का जागरण हुआ है। पहली बार गरीब आदमी का खाता बैंक में खुला, जो खाता खोलने के लिए डरता था, 0 बैलेंस तक का खाता खुला। पहली बार गरीब महिलाओं को सिलेंडर गैस मुफ्त में देखने को मिली। पहली बार सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली दिखाई पड़ी। जो 18,000 गांव छूटे हुए थे, ये लगभग पूरे गांव पूरे हो गए हैं। कुछ पूर्वे रह गए, टोले रह गए हैं, उसका भी कनेक्शन होगा। पहली बार किसानों को लगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी कुछ होता है, यानी खेती का परीक्षण करने के बाद उसमें कितने फसल हो सकती है, ये पहली बार हुआ है। जैविक खाद के जोर देकर आम जनता को उधर अग्रसर पहली बार किया है। नौजवानों को पहली बार लगा कि स्टार्टअप के माध्यम से हमें 10 लाख रुपया बिना क्रेडिट, बिना गारंटी के प्राप्त हो रहा है, उसका उपयोग किया। अब कितना कर रहे हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज हुई है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, स्टैंड अप इंडिया, ये जो गरीब महिलाएं हैं, अनुसूचित वर्ग की हैं, नौजवान हैं, इन लोगों को बैंक, लगभग सभी बैंक महिलाओं को और पुरुष को लोन देकर उनको इंडस्ट्री बिल्कुल करवाने का प्रयास। सर मैं पिछले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 वर्ष को मैं इस रूप में लेता हूँ कि जमीनी स्तर पर आम जनता के लिए, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे आयुष्मान भारत का हो, चाहे इंद्रधनुष का हो, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से है, बिल्कुल ठीक है। ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने चीजों को नीचे उतार कर आम जनता के मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया है। और ये विश्वास अगर इनको और अवसर मिला तो निश्चित रूप से और जबरदस्त स्वरूप इसका निर्माण हो सकता है। बिल्कुल सही है, ये विश्वास पैदा हुआ। सर मैं तकरीबन आधे घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ, और जो आपकी एनर्जी है और जो आपकी हाजिर जवाबी है, जो आपका तजुर्बा है, वो साफ झलक रहा है। फिर भी 5 साल पूरे नहीं किए आपने एज ए मिनिस्टर। आपको नहीं लगता कि आपका और ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए था, आपके तजुर्बे का और ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए था? वास्तव में मुझे अच्छी तरह से जानकारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, विशेषकर जी प्रधानमंत्री जी भी और हमारे जो और भी संगठन में जो विशेष रूप से हम लोगों को साथ में बैठकर मार्गदर्शन भी देते हैं, इन सब लोगों की मंशा थी कि 75 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत रहते हुए जो पदाधिकारी या मंत्री रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और क्रमशः चालित भी हो रहा था। मैं जब पूरा किया 75 वर्ष, और उसके बाद भी 76-77 वर्ष में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री से कहा था कि मैं इतना पूरा कर लिया हूँ और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर? ना ना ना, नॉट एट ऑल। क्या ये क्राइटेरिया जो है 75 साल का, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं? ये तो जो विचार करना है वो लोग विचार करेंगे, इस पर हम अपनी कोई राय नहीं दे सकते। एक आखिरी सवाल, हमें जहाँ तक काम करने का सवाल है हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देवरिया पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, मैं सोचता हूँ, मैं जाता हूँ, जाने में कोई कोर कसर नहीं है, घूमता हूँ। मोदी जी ने कहा भी था कि निकल राज्य आप तो काम भी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, सियासी समीकरण पूरे ही मुल्क में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर अखिलेश यादव और मायावती मिल गई हैं, समाजवादी और बीएसपी मिल गए हैं, टीआरएस और टीएमसी भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए से बहुत सारे लोग अलग हो गए हैं, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो मांझी हो। इस तरीके से शिवसेना भी जो है वो थोड़ा सा तल्ख है। क्या लगता है 2019 बीजेपी के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, पूरी पार्टी के लिए कितना चुनौती भरा है? देखिए, एक राजनीतिक जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये निश्चित इस प्रकार के लोगों की सोच बनी है कि जिस ढंग से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सकारात्मक कार्य के कारण
आम जनता उनके साथ जुड़ती जा रही है, पार्टी के साथ जुड़ती जा रही है। अगर ये स्थिति बनी रही तो लोगों का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए अनुभव करके सब लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपन को बचाना चाहिए, इसलिए एक साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। अगर एक बड़ा गठबंधन बनता है तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें अपने कार्य पर विश्वास है, अपने संगठन के प्रबंधन पर विश्वास है और जनता के विश्वास के ऊपर विश्वास है। इसे तीनों के विश्वास के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि 2019 का चुनाव भी इनके गठबंधन होने के बावजूद भी प्रभावी मतों से विजयी होंगे और 2019 में भी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लड़ेंगे चुनाव 2019 का पार्लियामेंट का? ये सब पार्टी तय करेगी। हम भी इस बार देवरिया तो हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मुझे देवरिया से चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम जो भी पार्टी का हुक्म होगा वो आप मानेंगे? ये हमेशा करते रहा हूँ। ठीक, आज भी क्या, हाँ, हमसे राय पूछेंगे, बताएंगे। ठीक सर, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। बहरहाल ये थे कल्लाद मिश्र साहब, विभाग बात जो है इनसे हम कर रहे थे। बहुत सारी बातें हुई हैं और इनका मान रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो इनकी पार्टी है, एक बार फिर से दिल जीतने में ज़रूर कामयाब होगी। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।